पीलीभीत एनकाउंटर की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसी बीच पीलीभीत में दर्ज हुई मोबाइल लूट की एक एफआईआर ने फिर से पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ शुरुआती जांच में पता ये चला है कि आतंकवादियों को होटल में रुकवाने के लिए लंदन से फोन किया गया था। देखिए आज तक संवाददाता संतोष कुमार की यह खास रिपोर्ट। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर करने के बाद अब उन आतंकियों के मददगारों की तलाश की जा रही है। इसी बीच एक खबर ऐसी सामने आई है जिसने पुलिस अधिकारियों की टेंशन को फिर से बढ़ा दिया है। पीलीभीत के सुनगढ़ी थाने में गुरनाम सिंह नाम के एक शख्स ने मोबाइल लूट की एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिससे पता चला है कि मारे गए आतंकियों के 3 साथी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। ये एफआईआर की वो कॉपी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे 3 आदमी मारे गए हैं और बाकी बिछड़ गए हैं। हमें उन्हें ढूंढना है और इसीलिए हमें मोबाइल फोन की बहुत जरूरत है। दरअसल ये वो लाइनें हैं जो गुरनाम सिंह से उन बाइक सवार बदमाशों ने कही थी जिन्होंने एनकाउंटर के बाद मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 25 दिसंबर 2024 को समय करीब 5 बजे शाम मझोला थाना न्यूरिया क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति पीलीभीत शहर से अपने गांव जा रहे थे। जैसे ही वो गांव चंदोई व देहगला के बीच पहुंचे, तभी पीछे से बुलेट सवार 3 व्यक्ति द्वारा उनको रोककर उनसे मोबाइल मांगा गया। मोबाइल देने से मना करने पर बाइक सवार व्यक्ति द्वारा कहा गया कि हमसे रुपए ले लो पर हमें मोबाइल दे दो, क्योंकि हमारे 3 आदमी मारे गए हैं और बाकी हमारे आदमी हमसे बिछड़ गए हैं, हमें उनको ढूंढना है। इस पर भी मोबाइल देने से इनकार करने पर अभियुक्तों द्वारा पीड़ित की कनपटी पर मुआवजा लगाकर उनसे मोबाइल छीन लिया गया। इसके संबंध में थाना सुनगढ़ी पर सूचना प्राप्त होते ही तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को शक है कि इस मोबाइल के जरिए आतंकियों के मददगार अपने हैंडलर या करीबियों से बात कर सकते हैं। पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के मारे जाने के बाद एनआईए, यूपी एटीएस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। इसके अलावा पीलीभीत में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर आरोपियों की तस्वीरें दिखाकर जानकारी जुटाई जा रही है। ये होटल हरजी है। इसी होटल हरजी में वो पहुंचते हैं रात के वक्त में। उन 3 संदिग्धों के साथ साथ 2 स्थानीय मददगार भी थे। एक शख्स ने इस होटल के मैनेजर को होटल का रेंट कम करने के लिए भी सिफारिश की थी। इन तीनों संदिग्धों के साथ जो 2 लड़के अन्य मददगार के तौर पर दिखाई पड़े हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक की तफ्तीश में साफ हुआ है कि जो दोनों संदिग्ध लड़के जो मददगार थे वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। उसमें से एक लड़के के पास विदेश से कॉल आई थी और वो कॉल थी लंदन से। अब पुलिस उस लंदन से कॉल करने वाले की शख्स के बारे में जानकारी जुटा रही है। खालिस्तानी आतंकियों का लंदन कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस जिन 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, आज तक संवाददाता संतोष कुमार ने दोनों संदिग्धों गुरजीत और सनी के परिवार वालों से मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि गुरजीत के भाई की माने तो जिस दिन आतंकी होटल में रुके थे उस दिन उनका भाई गुरजीत दिल्ली में था और उसके पास सनी नाम के एक शख्स का फोन आया था। पीलीभीत के पूरनपुर में जिस होटल में तीनों खालिस्तानी आतंकी रुके थे, उनको रुकवाने के लिए लोकल लोगों के भी नाम सामने आए। कहा गया कि होटल वाले को एक शख्स ने फोन किया था रेंट कम कराने के लिए। नाम उसका गुरजीत था। हमारे साथ गुरजीत के भाई हैं मौजूद, उन्हीं से पूरी जानकारी लेंगे। ये गुरजीत क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और जिस दिन ये लड़के आए 20 तारीख को तीनों खालिस्तानी, तो ये होटल में रुके, तो कैसे रुकवाए गए, क्या बताया गया? जी, उस दिन मेरा भाई दिल्ली गया हुआ था, तो यहाँ हमारे लोकल के सनी नाम का लड़का है, तो उसने उसे फ़ोन किया था कि ऐसे मेरे कोई पहचान के आए हैं तो मैं उन्हें रुकवाना चाहता हूँ। तो किसी पैसे पूसे को लेके थोड़ा बहुत इनका आपस में चल लिया था। उन्होंने थोड़े पैसे ज़्यादा मांगे थे होटल वालों ने। तो इसी को लेके हमारे होटल वाले से थोड़ी बहुत जान पहचान है, आना जाना लगा रहता वहाँ पे।
तो इन्होंने जब उनसे कहा कि पैसे कम करवा दी, तो सनी ने फ़ोन किया था मेरे भाई को कि मेरे पास पैसे कम हैं और मैं चाहता हूं कि थोड़े पैसे ये लोग कम कर लें और मैं आदमी जो लाया हूं साथ में ये यहाँ रुकवा दें। यही हुआ था। बाकी उसमें सीसीटीवी वगैरह में तो मेरा भाई नहीं है, उस दिन दिल्ली था। गुरजीत के भाई से बात करने के बाद जब आज तक संवाददाता पीलीभीत के गजरौला में सनी के घर पहुंचे तो यहाँ सनी के पिता ने जो कहानी सुनाई वो गुरजीत के भाई की कहानी से ठीक उल्टी थी, क्योंकि सनी के पिता के मुताबिक गुरजीत ने सनी के होटल के पैसे कम करवाने के लिए फोन किया था। कि क्या हुआ, कैसे सनी उन जो तीनों आतंकी खालिस्तानी मारे गए उनके संपर्क में आया और उनको होटल में कैसे रुकवाया। ये कि 20 तारीख को जब वो तीनों लोग आए तो सनी उस सीसीटीवी में दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, उसमें तो है ही, और दूसरी उसमें फोटो में सामने पड़ ही रहा है। हाँ, फोन करके बात करते हुए। हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो जे अब उसको भी किसी ने फोन करा, शन्नी को भी, कि जे हमारे एक दूसरे मेहमान आए हैं, इन्हें दूसरे वहाँ दूसरे रोक दो। फोन किसने किया ये नहीं पता। फोन मेरे ख्याल है दूसरा की नाम था, मुंडे का राजू ना। हाँ हाँ, ये गुरजीत का ही नाम दूसरे के ना भी बता रहे हैं। हाँ हाँ, गुरजीत ने फोन करा शन्नी को। गुरजीत के घर वाले कह रहे हैं कि सनी लेकर के गया और सनी ने गुरजीत को फोन किया कि होटल के कमरे का जो किराया है वो कम करा दो। अब जा तो शन्नी को पता होगा, जहाँ फिर दूसरे जाके ना, बस उनको दोनों को पता होगा, गुरजीत को पता होगा। सनी के पिता ने बताया कि उनके 2 बेटे और 1 बेटी है और उनका बड़ा बेटा इस वक्त इंग्लैंड में कुछ काम करता है। खास बात यह है कि अब तक की तफ्तीश में जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक भी खालिस्तानी आतंकियों को होटल में रुकवाने के लिए जो कॉल आई थी वो भी लंदन से आई थी। जलंधर के जमशेद खास इलाके में पुलिस और एक गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। क्रॉस फायरिंग के दौरान आरोपी पैर में गोली लगने की वजह से घायल हो गया था। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए भेज दिया अस्पताल। पुलिस के मुताबिक आरोपी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के लिए काम करता था और आज जब आरोपी की निशानदेही पर पुलिस जमशेद खास इलाके में हथियार बरामद करने के लिए पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान दोनों ही तरफ से करीब 15 राउंड गोलियां चली हैं। उसके बाद आरोपी पर फिर से काबू पाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 हथियार और गोलियों को जब्त कर लिया है। पूछताछ में पता ये चला है कि आरोपी नारकोटिक्स, हथियार व्यापार और जबरदस्ती वसूली रैकेट से भी जुड़ा हुआ है। ਇਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 11 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਮਰਡਰ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗਨ ਰੈਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੱਗੂ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜੱਗੂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਜਦ ਵੈਪਨ ਦੀ ਕਰਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ क्रिटिकली इंजर्ड है, जेल च है और अपनी इलाज करा रहे हैं। कल हमने आपको पंजाब के सीरियल किलर की कहानी सुनवाई थी और पिछले 18 महीने में 11 कत्लों की वारदातों को अंजाम दे चुका था वो। अब हम आपको उसी साइको किलर का एक और चेहरा दिखाएंगे जिसका इस्तेमाल वो वारदात को अंजाम देने के लिए करता था। साथ ही साथ उसका वो कबूलनामा भी आपको सुनवाएंगे जो पुलिस हिरासत में आने के बाद उसने किया है। अफसोस है जो किया हूं तक तीरा ले गया थोड़ी लाइट महाराज के अपने पछतावा होता कहते भी जाना पानी पर मैं मान तो बाद माफी जरूर मांग रहा कितने माफी मंगदा जी, कितने माफी मंगदा जी। मैंने पैर छूके मैं पैर छू माफी मंगदा सी। दाएं बाएं 5 पुलिस वाले और बीच में वो और उसकी घूरती निगाहें। ग्रे रंग की पैंट, सफेद रंग का कुर्ता, सफेद जैकेट और चेहरे पर ढका सफेद रुमाल। नाम राम स्वरूप, उम्र 33 साल। अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें सिर्फ चेहरा है लेकिन रूपरेखा किसी महिला जैसी। ये भी राम स्वरूप है, बस फर्क इतना है कि दिन का राम स्वरूप
पुरुष दिखता है और रात का राम स्वरूप महिला दिखती है। यह पंजाब पुलिस की तरफ से जारी वो स्केच है जिसने राम स्वरूप के न सिर्फ इस दोहरी जिंदगी और दोहरे कैरेक्टर का पर्दाफाश किया, बल्कि एक ऐसा खुलासा किया जिसके आगे बाकी सीरियल किलर की कहानी तक छोटी हो जाती है। कैमरे पर कबूल करने वाला राम स्वरूप और पुलिस कस्टडी में भी घूरती निगाहों से घूरने वाला राम स्वरूप अब तक 11 कत्ल की बात तो अपने मुंह से ही कबूल कर चुका है, लेकिन फिर इसके आगे वो खुद ही कहता है कि उसकी याददाश्त कमजोर है, बाकी के कत्ल याद नहीं। जोर से बोल यार बड़ा जा, जानबूझ के नहीं मारे। हाँ, क्यों मारे? मैं क्यों मारे? क्यों बंदे? कितने के बंदे मारे हो तक? कितने को वारदात तक? आए यार, तुझे याद है? याद नहीं। तुझे याद है? काम क्या करता तू? काम क्या करता? गाड़ी गाड़ी शादी बाढ़ बूढ़ कटने का काम करता। ये वो भुलक्कड़ सीरियल किलर है जिसे लाशों की गिनती तो याद नहीं, लेकिन कमाल ये कि हर लाश के साथ ये दो चीजें करना कभी नहीं भूल। एक, कत्ल करने के बाद मरने वाले की पीठ पर धोखेबाज लिखना, और दूसरा, जिसका भी कत्ल करता उसके दोनों पैर हाथों से पकड़कर उससे माफी मांगना। फिर ऊपर जेड़ा मारा सी बंदा ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? पैसे ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤੇ? तो खड़े सी मैं ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। मैं बैठा सी ਉਹਨੇ मैं ਉਹਨੂੰ इशारा ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। मैं पूछा कहता कितना, कहता कितना करना कुछ। मैं किन्ने पैसे किन्ने लेने, कहता 200, कहते 100, चले जाके मेरे गड्डी खड़ी करा धुंध पई उसी खाती गड्डी काटते मैंने पैसे नहीं दिते। मैं गड्डी च उतरता नहीं सी, मेरे धक्का मार कढ़दा भी बाहर भी छुटा गड्डी मेरे सारे या फिर मैं मारे चपेट मारी फिर डर गया। मैं कलर खड़े खड़े इतों पाई कहते चल गड्डी बैठ के गल कर मैं 2 घंटा मैं मेरे डंडा मारे मैं तो 10 घंटे मार गड्डी बैठा मफरल सिर के बने था मैं वो ला के गड़े से राम स्वरूप दुबई में कुछ वक्त तक रहा, लेकिन फिर मन नहीं लगा तो लौट आया। वो दुबई ही था जहां जाने के बाद राम स्वरूप पहली बार गे बना। बाद में घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके 3 बच्चे भी हुए, जिनमें 2 बेटियां हैं। शादी के बाद नौकरी के लिए राम स्वरूप कतर चला गया। कतर में वो 5 साल रहा। इस दौरान उसने जो पैसे कमाए उससे गाँव में घर बनाया, रिश्तेदारों के कर्ज उतारे और फिर वापस पंजाब आ गया। कतर से आने के बाद से राम स्वरूप की जिंदगी बदल गई। काम धंधा छोड़ अब वो दिन भर शराब पीने लगा। इसे लेकर उसका माँ बाप और पत्नी से झगड़ा भी होता, यहाँ तक कि एक बार उसके पिता उसे बेदखल करने का फैसला तक कर चुके थे। हालांकि परिवार ने उसे बेदखल तो नहीं किया, लेकिन करीब 2 साल पहले उसे घर से लगभग बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद ही राम स्वरूप एक समलैंगिक के तौर पर सेक्स वर्कर बन गया, और इसके बाद पिछले 1.5 साल से उसका खूनी खेल शुरू हो गया। होशियारपुर से सुनील कुमार के साथ अमन भारद्वाज, रोपड़, आज तक। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो आमरण अनशन है ना, उसका 30वां दिन है और वो अभी भी जारी है। इस दौरान आज किसानों ने मीटिंग की और उसके बाद ऐलान किया है कि 30 दिसंबर को पंजाब के बंद के दौरान सुबह 7 बजे से शाम
4 बजे तक सड़क और रेल यातायात को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। वहीं कल दोपहर 3 बजे पंजाब के सभी जिलों में बंद को लेकर बैठक होगी और इस दौरान सभी टोल प्लाजा पर बंद को लेकर बैनर्स लगा दिए जाएंगे। किसान नेताओं के मुताबिक डल्लेवाल की तबीयत नाजुक बनी हुई है और अभी भी वो बात नहीं कर पा रहे, सिर्फ इशारों में ही संवाद कर रहे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा है कि किसी को कोई गलतफहमी ना हो, इसीलिए जगजीत सिंह डल्लेवाल की कीटोन बॉडी समेत तमाम टेस्ट सरकारी डॉक्टर से ही करवाए जा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट देश के साथ साझा की जाएगी।